मित्रों, SPCS एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज से मैंने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पहला क्वेश्चन है इसको स्टार्ट किया हूँ। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है ये, और आसान है। इसमें बहुत अच्छा आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स उठेगा, इसमें अच्छा मार्क्स आता है। पहले तो ये 40 नंबर का एक प्रॉब्लम आता था, है ना, अभी भी आता है। आप इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख सकते हैं, बड़े करके भी लिख सकते हैं। यह तो डिपेंड करता है कि आपने एंथ्रोपोलॉजी को कितने हद तक आपने पढ़ा है, उस पर डिपेंड करता है कि किसी क्वेश्चन को मैं एक क्लास और लूँगा जिसमें यह बताऊँगा कि किसी भी क्वेश्चन को अगर बड़ा करना हो तो उसमें कैसे वस्तुओं को, कैसे सब्जेक्ट को, कैसे विषय वस्तु को उसमें समावेश किया जाए कि वह लंबा हो सकता है, और शॉर्ट करना हो तो कि कैसे विषय वस्तु को शॉर्ट तरीके से लिखे जा सकते हैं, वो मैं आपको अलग के क्लास में बताऊंगा, है ना। तो अभी जो है सो ये क्वेश्चन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं समझाते हुए पढ़ता हूँ। आप इसको फॉलो करें, वीडियो को भी पूरा देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको याद हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा ये नहीं है। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है कि नई प्रजाति की उत्पत्ति या निर्माण की आधार या प्रक्रिया, है ना। नई प्रजाति किस रूप में वह जो उत्पत्ति होती है उसके बारे में आपको इसमें है ना। यह कंप्लीट वन क्वेश्चन है, एक बात मान के चलिए, है ना, वन कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है, वन कंप्लीट क्वेश्चन है। अब चलते हैं कि यह आधार क्या है, नई प्रजाति की उत्पत्ति का आधार क्या है। पहला है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, है ना। दूसरा है प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, जो डार्विन का लॉ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तीसरा है समूह से बाहर यौन संबंध, और चौथा है पृथक्करण, आइसोलेशन। ये भी 3 प्रकार का है। भौगोलिक पृथक्करण, है ना, इसके बाद है सामाजिक अथवा सांस्कृतिक पृथक्करण, इसके बाद है आपको जेनेटिक आइसोलेशन यानी जीनीय पृथक्करण, और 5वां है जीनीय अपसरण या जीनीय ह्रास, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी बोलते हैं, सैंपलिंग एरर भी बोलते हैं, सैंपलिंग त्रुटि, और सीवाल राइट प्रभाव, है ना, ये भी बोलते हैं इसको। और छठा और अंतिम है जीनीय बहाव यानी जेनेटिक फ्लो। अब 1 बाय 1 करके हम लोग जो है इसका चर्चा करेंगे, है ना। अब है पहला है उत्परिवर्तन, है ना। पहला क्या है? उत्परिवर्तन, ठीक है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि उत्परिवर्तन है क्या चीज़, है ना। तो परिभाषित करते हुए इसको व्याख्या करते हैं कि किसी भी जीव के जनन कोशिकाओं में विद्यमान जनन द्रव्य या जीनीय संगठन, है ना, या जीनीय संरचना, जेनेटिक स्ट्रक्चर में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। अर्थात जीन संगठन अथवा गुणसूत्र की संरचना में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। इस प्रकार से उत्परिवर्तन के फलस्वरूप जीवों में ऐसे लक्षण का समावेश हो जाता है कि जो उसके पैतृक समूह में विद्यमान नहीं होता है ना, जिससे नई प्रजाति की उत्पत्ति हो जाती है। मानव जीवन के इतिहास में उत्परिवर्तन एक आवश्यक घटना है। मनुष्य शिकार अथवा अपनी जीविका की खोज में, देखिए यहाँ पर मैं एक जो है सो रुकना चाहूँगा थोड़ा। मनुष्य शिकार अथवा अपनी जीविका की खोज में करता है, तो ये जो आप जानते हैं कि आर्थिक विकास का जो प्रारंभिक स्तर था वो आखेटन एवं खाद्य संकलन था, और आखेटन एवं खाद्य संकलन मौलिक आवश्यकता है। इसी कारण से प्रारंभिक समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका माइग्रेशन होता था। चलिए चलते हैं। मनुष्य शिकार अथवा अपनी जीविका के खोज में अपने मूल स्थान से हजारों मील दूर पहुंच जाते थे, है ना, जहां का भौगोलिक पर्यावरण, है ना,
जहाँ का भौगोलिक पर्यावरण, चलते हैं अगले पेज की ओर, पर्यावरण उसके मूल पर्यावरण से भिन्न होता था। भिन्न मतलब अलग होता था। ऐसी स्थिति में नए भौगोलिक पर्यावरणीय दशा में अनुकूलन के दौरान मानव के जीनीय संगठन अथवा गुणसूत्र की संरचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हो जाता था। इसी घटना को उत्परिवर्तन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया है ना। उत्परिवर्तन की यह प्रक्रिया स्थान परिवर्तन के तुरंत बाद ही क्रियाशील नहीं होता है ना, बल्कि हजारों वर्ष के अंदर में यह प्रक्रिया क्रियाशील होने की संभावना रहती है। इस प्रकार उत्परिवर्तन की प्रक्रिया के पश्चात उत्पन्न संतान की शारीरिक विशेषताएं अपने माता पिता से भिन्न हो जाती है और धीरे धीरे आनुवंशिक रूप से ये शारीरिक विशेषताएं, है ना, ये शारीरिक विशेषताएं संचारित होने लगती है और एक नई प्रजाति की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार से उत्परिवर्तन की प्रक्रिया द्वारा लाई गई विविधता यदि पर्यावरण के अनुकूल हो तो प्रकृति द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है और नई जाति या प्रजाति की उत्पत्ति हो जाती है। संश्लेषणात्मक सिद्धांत, है ना, ये पढ़िएगा, इसी चैप्टर में है ना। संश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार भी उत्परिवर्तन की प्रक्रिया के पश्चात ही प्राकृतिक चयन का सिद्धांत लागू हो जाता है। डार्विन्स का जो सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो क्या होता है, लागू हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि उत्परिवर्तन की प्रक्रिया के पश्चात उत्पन्न शारीरिक लक्षण एवं विशेषताएं, है ना, या विशेषताएं यदि पर्यावरण के अनुकूल हो, है ना, आप देखना पड़ेगा, पर्यावरण के अनुकूल हो तो उसे प्रकृति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और उस जीव का अस्तित्व बना रहता है और नई जाति की उत्पत्ति होती है। जबकि प्रतिकूल विविधता वाले जीव धीरे धीरे लुप्तप्राय या समाप्त हो जाते हैं। यहाँ आप देखिए, लुप्तप्राय या समाप्त हो जाते हैं। मानव जनसंख्या में ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी रक्त समूह जो है वह उत्परिवर्तन का ही परिणाम माना जाता है। चलते हैं अगले पेज की ओर। चलिए, दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन का मानना है कि प्रकृति या पर्यावरण ही प्राणियों या वनस्पतियों का चयन करती है। डार्विन के अनुसार पर्यावरणीय दशा में परिवर्तन से जीवों में विविधताएं उत्पन्न होती है और प्रकृति द्वारा सर्वाधिक अनुकूल विविधता वाले जीवों का चयन कर लिया जाता है, जबकि प्रतिकूल विविधता वाले जीव धीरे धीरे लुप्तप्राय हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसे ही डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से के नाम से जाना जाता है। इसका उदाहरण क्या है, आप देखें, उदाहरण कम लिखा है, मानव के अधिकांश अभिलक्षण, है ना, अभिलक्षण मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी अनुकूलता से प्रभावित माना जाता है। मानव के त्वचा का रंग एक अनुकूली गुण है। काली त्वचा वाले मानव उष्ण प्रदेश में पाए जाते हैं। उष्ण मतलब गर्म, है ना, जबकि श्वेत त्वचा वाले मानव ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं। उष्ण प्रदेश में रहने वाले मानव के त्वचा में मेलानिन नामक वर्णक मतलब पिगमेंट, यहाँ लिखा हुआ है, अधिक पाए जाते हैं, जो उसे सूर्य के तेज रोशनी तथा पराबैंगनी किरण से बचाता है। इसके विपरीत ठंडे प्रदेश में रहने वाले मानव पर सूरज की किरणें कम मात्रा में पड़ती है, इसलिए उसके त्वचा में मेलानिन की मात्रा भी कम पाई जाती है और उसके त्वचा का रंग सफ़ेद होता है। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि मानव के त्वचा का रंग, है ना,
मानव के त्वचा का रंग अपने वातावरण या पर्यावरण के अनुकूल होता है। अब देखिए अगला उदाहरण है, उदाहरण ख है ना। इसी प्रकार से ठंडे प्रदेश में रहने वाले मानव की नाक, ये नाक पर है, लंबी तथा सकरी पाई जाती है ताकि ठंडी हवा थोड़ा गर्म होकर, है ना, ठंडी हवा थोड़ा गर्म होकर उसके फेफड़े में पहुंचे। जबकि उष्ण प्रदेश, है ना, जबकि उष्ण प्रदेश में रहने वाले मानव के नाक चौड़ी तथा चपटी पाई जाती है ताकि गर्म हवा थोड़ी ठंडी होकर उसके फेफड़े में पहुंचे, है ना। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट पेज की ओर, है ना। हाँ बोला, अगला उदाहरण है, उदाहरण गो कि छिपकली जिस पर्यावरण में रहती है ठीक उसके अनुरूप उसमें रंग परिवर्तन की क्षमता पाई जाती है। अब तीसरा पॉइंट है समूह से बाहर यौन संबंध। स्थान परिवर्तन अथवा अन्य सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से जब कोई प्रजातीय समूह किसी अन्य समूहों के संपर्क में आता है, अन्य समूहों के संपर्क में आता है, तो उसके बीच यौन संबंध स्थापित होने की पूरी संभावना रहती है। इस प्रकार से जब कोई प्रजातीय समूह अपने समूह से बाहर यौन संबंध स्थापित करता है तो वर्ण संकर संतान यानी हाइब्रिड, है ना, जिसको हाइब्रिड बोलते हैं, वर्ण संकर संतानों की उत्पत्ति होती है। इस वर्ण संकर संतानों की जो शारीरिक संरचना एवं विशिष्टता यानी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर क्या होता है, अपने माता पिता से बिल्कुल ही भिन्न होती है, जिससे एक नवीन शारीरिक विशेषता वाले समूह का निर्माण होता है ना। अब आ गया चौथा पॉइंट, पृथक्करण यानी आइसोलेशन। यह 3 प्रकार का होता है, इसको 3 ग्रुप में बांटा जा सकता है। वो क्या है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, भौगोलिक पृथक्करण। खो है सामाजिक या सांस्कृतिक पृथक्करण यानी सोशल और कल्चरल आइसोलेशन। तीसरा है जीनीय पृथक्करण यानी जेनेटिक आइसोलेशन। इसको एक्सप्लेन करते हैं, लिखते हैं जब कोई सामाजिक समूह अन्य समूहों से पृथक रहकर अपने शारीरिक विशेषताओं को विशुद्ध बनाए रखने का प्रयास करता है तो ऐसी स्थिति पृथक्करण की स्थिति यानी आइसोलेशन कहलाती है। पृथक्करण की प्रक्रिया 2 प्रकार से संभव है, मैंने अलग रहने की प्रक्रिया, है ना। एक है भौगोलिक पृथक्करण, दूसरा है सामाजिक पृथक्करण। जब विभिन्न प्रकार की भौगोलिक बाधाएं जैसे नदी, पहाड़, जंगल, समुद्र इत्यादि के कारण कोई समूह जब किसी अन्य समूह के संपर्क में नहीं आ पाता है तो ऐसी स्थिति को भौगोलिक पृथक्करण की स्थिति कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, समझ रहे हैं ना। भौगोलिक पृथक्करण कैसे होगा, जब नदी, पहाड़, जंगल के कारण आप दूसरे समूह के संपर्क में नहीं आएंगे तो ऐसी स्थिति क्या हो जाएगा, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की स्थिति कहलाएगी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए अब कहा है कि जबकि सामाजिक पृथक्करण का तात्पर्य है यानी कि सोशल आइसोलेशन का तात्पर्य है कि जब कोई समूह जाति, धर्म, समुदाय तथा अन्य किसी संकीर्ण विचारधारा के आधार पर, अब देखिए संकीर्ण विचारधारा के आधार पर किसी दूसरे समूह के संपर्क में नहीं आता है अथवा विवाह संबंध या यौन संबंध स्थापित नहीं करता है तो ऐसी स्थिति सामाजिक पृथक्करण की स्थिति कहलाती है। आप समझ गए होंगे, धर्म, जाति, समुदाय लिखा हुआ है ना। इन दोनों ही स्थिति में प्रजातीय सम्मिश्रण, है ना, यानी रेशियल जो है मिक्सिंग, है ना, की संभावना समाप्त हो जाती है और व्यक्ति अपने ही प्रजातीय समूह में विवाह संबंध या यौन संबंध स्थापित करने लगता है। ठीक है, जिस कारण से वह समूह आनुवांशिक रूप से एक रूप हो जाता है और उस समूह में एक समान जीन का वितरण होने लगता है, जिसे कालांतर में अन्य समूह यह अन्य दूसरे समूहों से भिन्न हो जाता है और नई प्रजाति की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार से जो मानव समूह
जितनी लंबी अवधि तक पृथक रहा है वह उतना ही दूसरे समूहों से भिन्न प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति जीनीय पृथक्करण यानी जेनेटिक आइसोलेशन की स्थिति कहलाती है। आप तो जानते हैं देश में जाति धर्म समुदाय सब है भारत जैसे देश में, और किसी भी व्यक्ति को जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक संरचना है, सांस्कृतिक संरचना है, उस संरचना में हर एक व्यक्ति को अपनी ही जाति अथवा धर्म में अपना विवाह साथी चुनने का अधिकार प्राप्त रहता है और उसके साथ ही यौन संबंध स्थापित करने का अधिकार प्राप्त रहता है। ऐसी स्थिति में उसमें एक रूपता वाली जीन की उत्पत्ति हो जाती है और उसकी एक विशेषता बन जाती है और आप दूर से ही देख के कह सकते हैं कि यह व्यक्ति किस जाति धर्म समुदाय से बिलोंग करता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, है ना। अगला पॉइंट क्या है? जीनीय अपसरण, जीनीय ह्रास, जेनेटिक ड्रिफ्ट, है ना, सैंपलिंग त्रुटि या शिवाल-राइट प्रभाव, सबके नाम से इसे जाना जाता है। किसी भी जनसंख्या के जीन समूह में विद्यमान दुर्लभ एवं नगण्य प्रकृति के जीनों की हानि की प्रक्रिया को जीनीय अपसरण या जीनीय ह्रास कहा जाता है। वास्तव में जीनीय अपसरण द्वारा जीन की बनावट, बारंबारता, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि यह उसके वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है, इसे सैंपलिंग त्रुटि यानी सैंपलिंग एरर, शिवाल-राइट प्रभाव भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, है ना। चलते हैं कि किसी भी जनसंख्या में जीनीय अपसरण का प्रभाव, जेनेटिक ड्रिफ्ट, है ना, का प्रभाव तभी दृष्टिगोचर होता है जब उस जनसंख्या में निम्नलिखित 3 विशेषताएं पाई जाती है। कौन कौन सी है? पहला है जनसंख्या का आकार बहुत छोटा हो, दूसरा है उसमें विशेष एलील की बारंबारता हो, है ना, बारंबारता कम हो, है ना, तीसरा है उस जनसंख्या का लगातार स्थानांतरण या प्रवसन यानी माइग्रेशन हो रहा हो। ठीक है ना, ये 3 विशेषताओं का होना आवश्यक है। ठीक है, अब हम लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आदि काल में विभिन्न मानव समूहों की जनसंख्या अत्यंत ही कम थी। ठीक है ना। दूसरी ओर आज भी खाद्य संग्राहक तथा आखेटक जनजातियों की संख्या 1000 तक ही पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर एस्किमो जनजाति तथा भारत की बिरोहर जनजाति में पृथक्करण के कारण उनमें जीनीय अपसरण जैसी घटना पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका उदाहरण है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, जीनीय बहाव, जेनेटिक फ्लो, है ना। तो जीनीय बहाव वह प्रक्रिया है जिसमें किसी एक जीन समूह में दूसरे जीन समूह से नए जीन की आने की प्रक्रिया, है ना, है। जीनीय बहाव की घटना संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन तथा प्रवसन यानी माइग्रेशन के द्वारा घटित होती है। जीनीय बहाव से जीन की बारंबारता में परिवर्तन होता है ना, जीन की बारंबारता में परिवर्तन होता है, जिससे उक्त समूह में नए अभिलक्षणों का विकास होता है और नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के तौर पर एंग्लो इंडियन, आप लोग जानते हैं कि भारत में लोकसभा में इनका आरक्षण है ना। एंग्लो इंडियन प्रजाति का निर्माण यूरोपीय तथा इंडियन प्रजाति के संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप हुआ है। ठीक है ना। अंग्रेज लोग इंडिया में आया था तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, जो इंडियन थे, उनके साथ उनका यौन संबंध स्थापित हुआ और एंग्लो इंडियन प्रजाति का निर्माण हुआ। इस प्रकार से निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि नई प्रजाति के निर्माण में विभिन्न कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ये। इसको आशा करता हूँ कि आप अच्छे से फॉलो किए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।